मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ावलियाँ। बच्चों, आज का टॉपिक है जो हमको 2021 के अंतर्गत पढ़ना है, वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्योंकि यूपी बोर्ड आपका 24 अप्रैल 2021 से आपका परीक्षा चालू हो रहा है, उसी के संदर्भ में ये जानना बहुत आवश्यक है और इसको हम आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से समझिए, अभी का भी याद हो जाएगा। ध्यान से आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं आपसे हाइड्रोजन अणु। ये क्या है? आपका अणु, हाइड्रोजन का अणु है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन के अणु और परमाणु किसे कहते हैं, जरा समझ लीजिए बच्चा। अणु वो होता है जो स्वतंत्र होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन जो परमाणु होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अणु है, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ध्यान दीजिए, तो जैसे अणु है आपका H2, ठीक है, हाइड्रोजन अणु, और इसको हमने क्या करा? गर्म किया। ध्यान रखें, गर्म किया माने बाहर से ऊर्जा दिया। और जैसे ही हम इस हाइड्रोजन अणु H2 को गर्म करेंगे, यानी बाहर से ऊर्जा देंगे, तो ये टूट जाएगा। तो ये H के बॉन्ड में क्या होगा? टूट गया। अब H में टूट गया, तो जैसे ही टूटेगा तो यह जो हमारा H होगा बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। इसे हम क्या कहें? अब परमाणु। तो ध्यान रखें, अब ये जो टूटा हुआ भाग है उसको हम किस में ले रहे हैं? परमाणु के रूप में ले रहे हैं। तो H हमारा क्या है? परमाणु है। अब हम क्या पढ़ करके आए थे कि जैसे बोहर ने क्या कहा था कि जैसे ही किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो यह इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में चला जाता है और फिर कुछ समय पश्चात अपनी कक्षा में वापस लौटता है। तो आइए विचार करते हैं इसके ऊपर कि जैसे ही हम हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा देंगे तो क्या होगा। तो ध्यान रखें, जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है बच्चा, इस हाइड्रोजन परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एकल। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एकल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यह अपने पहली कक्षा में होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं चित्र बना रहा हूँ। ये है आपका नाभिक और ये है पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ये हो गया आपका चौथा कक्षा। ऐसे कक्षा हम बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन समझिए यहाँ पर जो हमको समझना है, इलेक्ट्रॉन बच्चा हमारा पहले कक्षा में है। इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में है और यह अपनी अस्थायी कक्षा में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ये जो है क्या है? आपका नाभिक है। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है और जैसे ही हम इसको ऊर्जा देंगे, तक कैसा ऊर्जा देंगे? बाह्य ऊर्जा देंगे। ये कैसा ऊर्जा होगा बेटा? बाह्य ऊर्जा होगा। तो जैसे ही हम इसको बाह्य ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा पाने के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन अपने निम्न कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में चला जाएगा। तो जैसे ये इसमें से ये कहाँ चला है? सपोज करो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद यह जो है 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकेगा और पुनः जो है अपने कक्षा में चला जाएगा। अच्छा, चला जाएगा। ध्यान रखें, ये बिल्कुल मेहमान की तरीके से, जैसे हम कहीं जाते हैं मेहमान बन करके किसी के यहाँ, अच्छा, तो हम जो है ज़्यादा दिन थोड़े रुकते हैं, 1 दिन 2 दिन रुकेंगे। अगर बहुत ज़्यादा दिन तक रुकते हैं तो हम मेहमान तो कहलाएंगे नहीं। तो ठीक उसी तरीके से यह मेहमान की तरीके से 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरता है और पुनः अपने घर में आ जाता है, यानी अपनी कक्षा में आ जाता है। तो जिस समय यह जाता है तो ऊर्जा दी गई है। कौन सी ऊर्जा दी गई है? बाह्य ऊर्जा दी गई है और ये बाह्य ऊर्जा पा करके ही गया था। और जब वापस लौटता है तो जो ऊर्जा लेकर के गया होता है वही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है बेटा। क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन। ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अच्छा, जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो अब ज़रा सा ध्यान रखें, इसके कितने कोष हैं? बहुत सारे कोष हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो पहला, दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। तो सबकी अपनी ऊर्जाएं क्या क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। हर कोषों का ऊर्जा जो है स्तर अपना अलग अलग होता है। तो अब उसमें जो है जब हम इसी को स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से, यंत्र है जिसको हम ऊर्जा को देख सकते हैं, तो यह ऊर्जा जो बेटा हमको लाइन के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे 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 ऊर्जा की लाइन प्राप्त होती है। जानते हो, इस ऊर्जा की लाइन को ही हम श्रेणियां कहते हैं। इस ऊर्जा की लाइन को क्या कहते हैं बच्चा? श्रेणियां कहते हैं। ध्यान रखें, मैंने क्या बोला? फिर से ज़रा सुनिए।
अणु के रूप में था H2, हाइड्रोजन अणु था, इसको हमने क्या करा, गर्म किया, बाहर से ऊर्जा दिया, यह टूट गया HH में, तो H क्या हो जाता, परमाणु हुआ। और हाइड्रोजन परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस एकल इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा दी गई तो बाहर से ऊर्जा मिलने के पश्चात यह अपनी कक्षा को छोड़ करके ऊंची कक्षा में चला जाता है और जाने के बाद 10⁻⁻8 सेकेंड तक टिकता है और पुनः वापस अपनी कक्षा में लौट आता है। पूछे क्यों लौटता है, तो ध्यान रखिएगा, जो यह कक्षा में रहता है, यानी जो नीचे वाली कक्षा होती है वह अस्थायी कक्षा होती है और अस्थायी कक्षा में ही जो है यह इलेक्ट्रॉन बना रहना चाहता है, इसलिए लौटने का भी काम करता है। ध्यान रखिएगा, वो क्यों लौटता है, अस्थायित्व पाने के लिए, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं अपने अस्थायित्व को पालूं। तो उसी तरीके से बेटा यह जो है इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कक्षा में गया था जहाँ इसकी अस्थायी कक्षा है, इसी कक्षा में रहना चाहता है, तो अपना घर छोड़ करके ऊर्जा पा करके गया था, 10⁻⁻8 सेकेंड तक टिका था और टिकने के पश्चात पुनः जो है उतना ही ऊर्जा उत्सर्जन करके पुनः अपने घर में वापस आ जाता है। तो जिस समय वो आता है तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है उसको जो है हम स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र की सहायता से देखते हैं, तो यह ऊर्जा की हमें लाइन दिखाई देती है। इस ऊर्जा की लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा, श्रेणियाँ कहते हैं। और यह पूरा प्रक्रम यानी जो ऊर्जा की लाइन जो हमें दिखाई देती है, यानी श्रेणियाँ जो दिखाई देती हैं, इसी को चूँकि हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात, आगे सबको समझ में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो ध्यान रखें, जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वह ऊर्जा जब हम इस स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो बहुत सारी लाइन दिखाई देती है। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, श्रेणियाँ कहते हैं। और श्रेणियों का जो समूह होता है उसी को, चूँकि हाइड्रोजन है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, मैं पीछे पढ़ा के रहा हूँ कि जैसे ही सूर्य के प्रकाश को हम जो है किसी प्रिज्म के सामने रखते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको बैनी आफी नाला या भी बिजोर के नाम से जानते हैं। यानी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब किसी ऊर्जा को अधिक लाइनों में विभक्त करते हैं कि तो वह जो स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है जब दिखाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बोलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं, श्रेणियाँ कहते हैं। और श्रेणियों का जो समूह होता है उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ और उसको ध्यान से समझिए। अभी तक आपने जाना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और वो किस तरीके से होता है। अब देखिए, अच्छा, जो बामर थे उन्होंने बामर श्रेणी जिसे हम कहते हैं बेटा, ये बामर जो श्रेणी है, ठीक है, उनके द्वारा ही जो है इसकी खोज हुई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज उन्हीं के द्वारा हुई। तो वो जो खोज हुई थी वो बेटा वो है सन 1885 ईस्वी में। ठीक है, किसने खोज किया, बामर ने, वैज्ञानिक बामर ने इसकी खोज की। खोज करने के पश्चात उन्होंने क्या देखा, जो लाइन देखिए जिससे समझिए, यहाँ पर ये नाभिक है आपका, एक ये पहला, दूसरा ऐसे हो रहा है। तो जैसे हम इसको ऐसे बांटें, ऐसे हम बांटें और फिर जब हम इसको बांट लेंगे तो बांटने के बाद जो है सबके अपने ऊर्जा स्तर होंगे और उस ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो उस तरीके से अब हम ये सीखेंगे कि अब वह जो कुल कितनी श्रेणियों के अंतर्गत जाना जाएगा, तो वो जो श्रेणी होगी बच्चा उसको हम अब सीखेंगे। उसको ध्यान से देखिए और समझिए इसको। तो ये हो गया, बामर ने इसकी खोज कब किया था, 1885 ईस्वी में किया था। अब उसमें जो लाइन प्राप्त हो रही है वो कैसे कैसे लाइन प्राप्त होगी और उसके अनुसार हम कैसे जानेंगे। तो देखिए मैं बांट रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए विचार करते हैं हम लोग इसके ऊपर। देखो बेटा, ये जो पहला श्रेणी है उसको हम कह रहे हैं n बराबर 1, इसको हमने नाम दिया n बराबर 2, इसका नाम दिया हमने n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 और ये हो गया बेटा n बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ हम इसको विचार ये करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से
चौथे कक्षा में गया है, पाँचवें में गया है कि सातवें में गया है, तो आएगा कहाँ, वो आएगा उसके ऊपर जो है इन श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। अब पहला ध्यान देंगे बच्चा, अगर मान लेते हैं कि यह कोई इलेक्ट्रॉन है जो दूसरी कक्षा से पहली में आया, ठीक, या फिर तीसरी कक्षा से पहली में आया, या फिर इसी तरीके से चौथी से पहली में आया, पाँचवीं से पहली में आया, छठवीं से पहली में आया, फिर सातवीं से भी पहली में आया और आठवीं से भी पहली में आया। अगर पहली में आया, ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन पहले कोष का है, ठीक है, पहले कोष में आ रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखें उस स्थिति में इसको हम कहते हैं लाइमन श्रेणी। क्या नाम देते हैं बेटा? लाइमन श्रेणी। पहला सीखना बस एकदम बिल्कुल आसान, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके पहले से दूसरे में गया है, तीसरे में गया है और पुनः जो है आने के पश्चात वो पहले श्रेणी में ही आ रहा है, तो इस तरीके से इस श्रेणी का हम क्या देते हैं नाम? लाइमन श्रेणी। समझिए, दूसरे से आया पहले में आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, या फिर बेटा ये अनंत से भी क्या हो सकता है? पहले में आ सकता है। अगर ये पहले में आता है तो उस श्रेणी का हम नाम देते हैं लाइमन श्रेणी। ठीक है, क्लियर हो गया? लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं? सिंपल सा बात है। लाइमन श्रेणी वो श्रेणी होता है जब इलेक्ट्रॉन पहले कोष में आता है, चाहे पहले से आए, दूसरे से, तीसरे से, पांचवें से, अनंत से, कहीं से भी आए, अगर पहले कोष में आता है तो इस श्रेणी का हम क्या नाम देते हैं? लाइमन श्रेणी नाम देते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ, अब देखो, अब यहाँ से हम छोड़ के दूसरे में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब दूसरे कोष में आ रहे हैं, तो ये कैसे आ सकता है? पहले से, तीसरे से दूसरे कोष में आ सकता है, ठीक है, चौथे से दूसरे कोष में आ सकता है, फिर पाँचवें से दूसरे कोष में आ सकता है, फिर ये छठवीं से बेटा दूसरे कोष में आ सकता है, सातवीं से भी आ सकता है, फिर आठवीं से भी क्या हो सकता है? आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण करने के पश्चात दूसरी कक्षा में लौटता है तो इसको हम कहते हैं बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, इसका नाम क्या देते हैं? बामर श्रेणी। ठीक है, ये हमने सीखा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आया इसी तरीके से, तो मान लो कि चौथे से ये कहाँ आया? तीसरे में, फिर पाँचवें से कहाँ आया? तीसरे में, फिर छठवें से कहाँ आया? तीसरे में, फिर सातवें से कहाँ आया? तीसरे में, फिर उसी तरीके से सातवें से, आठवें से कहाँ आया? तीसरे में। अगर ऐसा आता है बेटा तो इसको हम कहते हैं पाचन श्रेणी। पाचन श्रेणी, क्यों हम श्रेणी, अब श्रेणी आगे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दूसरे में पड़ जाएगा, तो आप याद रखिएगा लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और ये क्या है? पाचन श्रेणी। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेटा चौथे कोष में आता है तो कैसे आ सकता है? पाँचवें से पहले में, चौथे में, फिर छठवें से कहाँ? चौथे में, फिर पाँचवें से कहाँ? चौथे में, और फिर आठवें से कहाँ आएगा? चौथे में। जब ऐसा आता है तो इसको हम कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी, श्रेणी हम नहीं लिख रहे हैं, श्रेणी आप लिख दीजिएगा, समझते रहिए। अच्छा, उसी तरीके से बेटा अगर वह जो है छठवें से पाँचवें में आ जाए, फिर सातवें से कहाँ आ जाए? पाँचवें में आ जाए, फिर आठवें से कहाँ आ जाए? पाँचवें में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं फुंड। फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी, केवल मैं फुंड लिख देता हूँ, फुंड श्रेणी, क्योंकि जगह नहीं है। और एक और होता है बेटा आगे की तरीके से, जिसको हम्फ्री श्रेणी कहते हैं। तो कैसा होगा? तो यहाँ से अगर आ गया और फिर ये यहाँ से आ गया, यानी छठवें कोष में आ गया, सातवें से और आठवें से आता है, तो इसका हम नाम देते हैं हम्फ्री। हम्फ्री श्रेणी पूरा लिख देते हैं, हम्फ्री श्रेणी कहते हैं इसको। ठीक है, ये तो हमको सीखने को आ गया ना कि किसको हम लाइमन कहेंगे, बामर कहेंगे, पाचन कहेंगे, ब्रैकेट कहेंगे, फुंड कहेंगे, हम्फ्री श्रेणी कहेंगे। तो ठीक है, ये हमने जान लिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर सभी किसी भी कोष से आकर के पहले कोष में आ रहे हैं तो इसको हम लाइमन कहेंगे, दूसरे में आते हैं तो बामर कहेंगे, तीसरे में आते हैं तो पाचन कहेंगे, चौथे में आते हैं तो ब्रैकेट, पाँचवें में कहेंगे तो बेटा फुंड, और इसी तरीके से अगर आते जाते हैं तो इनका नाम। आप कहेंगे सर ये सब क्या किए हैं, अब ये क्या क्या नाम है, ऐसे ऐसे क्या नाम है? तो ध्यान रखें,
ये सारा जो खोज हुआ है उन वैज्ञानिकों के तहत जो है इनका नाम रखा गया है, इसलिए हमको इसी पढ़ना है। लाइमन भी वैज्ञानिक हैं, बामर भी है, पास्चन भी है, ब्रैकेट भी है, फुंड भी है, हम्फ्री भी है। तो ये वैज्ञानिक हैं और इन्हीं के नाम पर इन श्रेणियों का नाम रखा गया है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आपको हम अब बताने वाले हैं कि कुल जो रेखाओं की संख्या है, किसी कोष के स्पेक्ट्रम की कुल रेखाओं की संख्या क्या होती है, उसके बारे में हम आपको एक सूत्र देना चाहते हैं और इससे जो है हम रेखाओं की संख्या को ज्ञात करेंगे। आओ देखते बेटा, सीखते हैं। किसी कोष के लिए ध्यान रखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, किसी कोष के स्पेक्ट्रम, किसी कोष के स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या। बेटा हम ध्यान रखेंगे, इसका जो सूत्र होता है रेखाओं की संख्या के लिए, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, वहाँ पर आपको बताया गया होगा n कोष्ठ में n-1 का पूरे बटा का 2 होता है। ध्यान रखेंगे, किसी कोष के स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या का सूत्र होता है कि n-1 कोष्ठ में बटा 2 होता है। अब इसको हम सीखेंगे कि कैसा होगा। बेटा हम उदाहरण लेते हैं, ध्यान रखिए, एकदम बिल्कुल सिंपल, एकदम आसानी से समझिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई जल्दी नहीं है, खूब आराम से समझेंगे और हमेशा हमेशा के लिए समझ जाएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक समझाया कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कुल कितनी रेखाएँ हो सकती हैं। तो मैंने आपको एक सूत्र दिया कि किसी कोष के स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या क्या होती है, तो n कोष्ठ में n-1 बटा में 2 के बराबर होती है। मान लो बेटा हम अगर चौथे कोष की बात करें, किसकी बात करें, सपोज कोई बात नहीं, कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा रहा हूँ, समझिए। तो चौथे कोष के लिए बात करें, अगर इस चौथे कोष के लिए हम सूत्र का प्रयोग करें तो कुल रेखाओं की संख्या यहीं से निकल जाएगी। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है रेखाओं की संख्या। तो हम जानना चाहते हैं रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो रेखाओं की संख्या क्या होगा, तो ये होगा आपका n की जगह पर हम 4 भरें, डायरेक्ट करते हैं, -1 का बटा क्या होगा 2। अब बोलो 4 गुणे का होगा 3, अब बटा में क्या होगा 2, पूरा कटा करके कितना आएगा बेटा 6 रेखाएं होंगी। कितनी रेखाएं होंगी, 6 रेखाएं होंगी, ठीक है। तो ये 6 रेखा, बस हमको ध्यान रखना 6 रेखाएं होंगी। अब ये 6 रेखाओं को जानने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे कि कितनी कुल रेखाएं होंगी। इस तरीके से अगर हम जाने तो यानी चौथे श्रेणी से अगर पहले श्रेणी में आने वाली कुल रेखाओं को चेक करें तो उससे भी पता चलना चाहिए। तो आइए विचार करते बेटा, यह पहला देखो कहाँ से आ सकता है। तो देखो इस चौथे कोष से पहले में आ सकता है, दूसरे में, तीसरे में आ सकता है और उसका हम नाम दे करके देखेंगे। तो पहला देखते हैं, ये है बेटा तुम्हारा क्या चीज़, लाइमन के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए, बस सिंपल, कोई उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से समझिए इसको। तो क्या होगा बेटा, ये होगा n4, n बराबर 4, यानी n4 से पहले में आ सकता है। यानी n4 के रूप में अगर देखा जाए तो ये क्या है, ब्रैकेट, ठीक है ना। n4 1 2 3 4 फुंड है, ये वाला 4, चौथा लेते हैं ना 1 2 3 4, तो चौथा क्या है आपका, हाँ। तो ध्यान रखिए उसी तरीके से 1 2 3 4 फुंड के लिए। तो चलिए ये हो गया आपका चौथे से आ सकता है पहले में, और नहीं तो n3 से भी पहले में आ सकता है, क्लियर। फिर n2 से भी पहले में आ सकता है। तो कुल रेखाओं की संख्या कुल कितनी होगी बेटा, गिनो, 1 2 3। बात को समझो, नहीं समझ में आया तो समझो कैसे कैसे आ सकता है। पहले से ये इसमें आ सकता है, बोलो, ये फिर जो है दूसरे से आ सकता है, फिर ये तीसरे से आ सकता है और ये चौथे से आ सकता है। किस में आ सकता है, लाइमन में आ सकता है। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 3। कैसे 3 हुआ, समझ में आ गया, बोलो, समझ में आए ना। देखो कैसे, मैं कुछ नहीं किया हूँ, जब ध्यान से समझो। लाइमन है तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, लाइन बनाएंगे, पहले के लिए दूसरे से आ सकते हैं, फिर ये तीसरे से आ सकते हैं, चौथे से आ सकते हैं। तो कुल लाइनों की संख्या कितनी हुई, 3। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि n4 से भी कोई इलेक्ट्रॉन पहले में आ जाएगा,
बोलो। फिर N3 से भी पहले में आ जाएगा और N2 से भी पहले में आ जाएगा। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी हुई बेटा? 3 हो गई। ये किसके लिए होगी? लाइमन के लिए। अब बामर के लिए प्रयोग करो। बामर, चलो बामर के लिए प्रयोग करो। कहाँ कहाँ सकता था? तो N4 से N2 में, देखो N4 से किस में आ सकता है? 2 में। फिर N3 से किस में आ सकता है? 2 में। तो देखो N3 से भी आ सकता है N2 में। अच्छा, अब इसके बाद तो हम, ये दूसरा है तो दूसरे में आना है, तो अब तो दूसरा अब आगे आ ही नहीं सकता है। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर हो गया? अब क्या बचा बेटा? तो अब जो है आपका एक पासचन वाला बचा हुआ है। और वो पासचन क्या क्या है? तो यहाँ पर लिख देते हैं पासचन। ये पासचन के लिए अब बोलो क्या क्या होगा? तो ये होगा तुम्हारा N4 से फिर N3 एक ही आ सकता है, क्योंकि यही आपका पासचन है। तो यही पासचन है तो यहाँ से केवल एक ही आ सकता है ना, बोलो। तो इस तरीके से तो ये क्या हो गया? एक ही रेखा हो गई। कितनी रेखा होगी? एक। अब जरा जोड़ के देखो कुल रेखाओं की संख्या। कुल रेखाओं की संख्या बताओ बेटा क्या होगा? अब बोलो। दो, पहला लाइमन में कितने आ सकते हैं? 3 रेखा। और इसमें कितना? 2 धन 1, बोलो 6। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो ये सूत्र के अनुसार भी हम निकाल सकते हैं। और यहाँ आपको सिखाने का सिर्फ ये मकसद था कि आप ऐसे भी कैसे जानेंगे कि कहाँ से कौन सा रेखा बन करके तैयार हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसे कैसे आ सकते हैं। तो लाइमन के द्वारा आ सकते हैं, बामर के द्वारा आ सकते हैं, पासचन के द्वारा आ सकते हैं। लाइमन से 3 रेखाएं कैसे आएंगी मैंने समझा दिया। बामर से 2 आ गई, पासचन से केवल एक ही आ रही है, क्योंकि यहाँ से बस एक ही जो है कोष है, तो बस वहीं से वहीं जाना है। तो बस ये आपका 6 रेखा हो गई। अब मैं जो आगे समझाने जा रहा हूँ ये हम लोगों ने सीख लिया कि किसी कोष के स्पेक्ट्रम रेखाओं की कुल संख्या कितने के बराबर होती है। ये फार्मूला डाल देंगे और फिर इसको कैसे कैसे मैंने लाया और कुल रेखाओं के हिसाब से ही जो है इनके नाम दिए गए कि लाइमन है, बामर है, पासचन है, ब्रैकेट श्रेणी है, फुंड श्रेणी है, हम्पी श्रेणी है, कैसे बनते हैं और कैसे कैसे ये हुआ है। आपको मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ चुका है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट्स करके हमको जो है कभी भी फिजिक्स के लिए, चाहे न्यूमेरिकल हो या फिर जो है थ्योरेटिकल हो, कभी भी पूछ सकते हैं। किसी भी 12th क्लास के लिए बच्चों का जो एग्ज़ाम चल रहा है पूछ सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो रहता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको जो आगे समझाने जा रहा हूँ उसके बारे में समझिए। अब जो आगे की बात है बेटा, अब जो है हम बात करना चाहते हैं आगे। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ जल्दी से। आप जो है इसका फोटो ले लीजिए और घर पे बैठ कर के सीखिए। हाँ अच्छा, हमने ये कहा था स्पेक्ट्रम के रूप में कि अगर ये नाभिक है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके किसी एक कोष से यानी निम्न कोष से उच्च कोष में गया हुआ है, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया है। ध्यान रखिएगा, देखो जो ऊर्जा है वो क्या है? तरंग के रूप में है। और ऊर्जा जो आ रही है उसकी लाइन बन रही है। तो ध्यान रखें, हर कोष जो होते हैं ना उनका अपना अपना अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है। इसका पहले का ऊर्जा स्तर कुछ अलग है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का ऊर्जा स्तर अलग है। अच्छा, आज जब ऊर्जा स्तर अलग है तो ध्यान रखिए कि वो इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं और इस प्रकार से, तो जब आ रहे हैं तो जो रेखा बना रहे हैं तो हर जो है कोष के लिए जो तरंग दैर्ध्य जो रेखा होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। तो अलग अलग होगी वो रेखा। जब अलग अलग रेखा होगी तो उसको हम कैसे जानेंगे? क्योंकि जो रेखा है उसको तरंग दैर्ध्य के रूप में जानेंगे। और तरंग दैर्ध्य के लिए पीछे पढ़ कर के आए हैं ना, क्योंकि जब प्रकाश चलता है, चाहे ऊर्जा जब आगमन करता है तरंग के रूप में करता है, और जब तरंग के रूप में करता है तो जो बेटा तरंग दैर्ध्य होता है, हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं कि 2 क्रमांकित कणों के बीच की दूरी होती है जिसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम जानेंगे कि हर ऊर्जा का अपना तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे क्या है कि जैसे हम प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, ठीक है, तो प्रकाश
जो 7 रंगों में विभक्त होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण यही होता है बच्चा कि उनके सबके जो है वेग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और वेग जब अलग अलग होंगे तो ध्यान रखिएगा उसका तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है तो किसी कोश के लिए तरंग दैर्ध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको सीखना है। तो बेटा इसको डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे क्योंकि 2021 में ऊर्जा का सूत्र जो है बिल्कुल ही हटा दिया है। किसी एक कोश से दूसरे कोश की ऊर्जा क्या होगी, तीसरे में उसकी ऊर्जा स्तर क्या होगी, तो ये चीज़ आप में नहीं था, लेकिन मैं डायरेक्ट इसके लिए बताना चाहता हूँ। उसको आप ज़रा समझ लीजिए क्योंकि वहाँ से टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जब प्रकाश आ रहा है तो हर जो है कोश में उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, अलग अलग है। जब तरंग दैर्ध्य अलग है तो उसके लिए सूत्र बनता है बेटा, किसी कोश की स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम रेखाओं का तरंग दैर्ध्य किसी कोश की स्पेक्ट्रम रेखाओं का तरंग दैर्ध्य यदि लैम्डा है, क्या है बेटा, यदि लैम्डा है, तो डायरेक्ट मैं सूत्र दे रहा हूँ, उसको याद रखेंगे क्योंकि आगे आपको पढ़ाया नहीं गया है। क्योंकि इस साल जो है कोरोना के कारण उसको जो बिल्कुल 30% में हटा दिया है, तो मैं 2021 के हिसाब से आपकी तैयारी करा रहा हूँ। तो सीधा मैं उसी को उठाता हूँ और ये सूत्र है बेटा तुम्हारा कि 1/λ = r जेड का स्क्वायर, कोष्टक के अंदर होता है बेटा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो कहोगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, ये सूत्र आपने लिख दिया ऐसे, ये सूत्र क्या है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। तो ये तो लैम्डा समझ में आ रहा है जो अभी आपने समझाया कि किसी कोश की स्पेक्ट्रम रेखाओं का अगर यदि तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा इतने के बराबर है। लेकिन ये आर क्या है, जेड क्या है, n1 क्या है, n2 क्या है, इसको ज़रा सा हम लोग फिर से समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको विचार करते हैं। अच्छा, जो आर है इसको हम कहते हैं रीडवर्ग नियतांक। जो ऊर्जा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है, ऊर्जा का कितना उत्सर्जन करता है वो तो आप पढ़े नहीं हो, लेकिन वहीं पर इसको जो है बताया गया है कि रीड वर्ग क्या है। तो रीड वर्ग बच्चा एक नियतांक है किसी कक्षा के लिए, और रीड वर्ग नियतांक जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो मैं इसका सूत्र ही लिख देता हूँ, m(e)4 का/8 ε0 CH(3). अब तो पूछे m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e क्या है, आवेश है, अच्छा एप्सिलॉन क्या है, तो विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है, c क्या है, प्रकाश का वेग है, बोले h क्या है, तो प्लांक नियतांक है। अब इसका सबका मान आपको भी मालूम रहना चाहिए कि मान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस समझिए, सिंपल हम समझा देते हैं। ठीक है ना। आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ε0 का मान क्या होता है, तो 8.85 × 10⁻12 के बराबर होता है। c क्या है, प्रकाश है, बेटा प्रकाश क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। पूछे कि h क्या है, प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक इसके बराबर होता है तो 6.67 6.6 × 10⁻−34 10⁻- कितना बेटा, 34। ठीक है ना, इतने के बराबर होता है। तो ये चीज़ जो है ये डायरेक्ट अगर हम इसको निकाल दें, सबका मान भर दें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, आवेश का, ε0 का मान, प्रकाश का वेग का, फिर प्लांक नियतांक का मान अगर हम भर दें, भरने के पश्चात इसका जो आर का मान होगा बेटा वो 1.097 × 10⁻7 ये होता है प्रति मीटर। क्या होता है, प्रति मीटर। कितना, 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर के बराबर होता है। ये आपको अब बिल्कुल याद रखना चाहिए। ये क्या है, रीडवर्ग नियतांक है, और रीडवर्ग नियतांक इतने के बराबर होता है। और इसका जब हम हल करके लाएंगे तो इतना होता है प्रति मीटर, क्योंकि इसका मात्रक लैम्डा का मात्रक क्या होगा बेटा, मीटर होगा, और ये मीटर होगा तो प्रति मीटर में आएगा। तो इस तरीके से आर का मान प्रति मीटर के रूप में है। तो ये हमको अब जो है याद रखना है, प्रयोग में करना है। पूछे जेड क्या है, तो ठीक है, जेड क्या है बेटा,
तो जेड परमाणु क्रमांक है। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। यानी किसी नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही क्या होती है? आपका परमाणु क्रमांक होता है। तो जेड क्या है? परमाणु। अब अगर इस सूत्र की बात करें और यहाँ के लिए बात करें तो ये जो है जेड आपका परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिख ही देता हूँ। ये क्या बेटा? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, लेकिन अब जो है हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन में देखें तो एकल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अच्छा, तो एकल इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है? एक है। तो इस तरीके से यहाँ पर H के लिए इस Z का मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो कभी कभी सूत्र में जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जब तरंग दैर्ध्य लैम्डा की बात आती है बेटा, तो इस Z को नहीं लिखता कभी कभी, लेकिन हम सूत्र में किसी भी तत्वों के लिए निकालेंगे उसके लिए क्या क्या होगा तो उसको हमको याद रखना होता है। तो R जो होगा वो तो ठीक है, इतना Z क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा, उससे हम जान लेंगे। बाकी अब यहाँ पर प्रश्न ये हुआ कि N1 क्या है और N2 क्या है, इसके बारे में सीखिए ज़रा सा। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से, हाँ शर्ट ले लीजिए ताकि आपको जो है पूरा बढ़िया से याद रहे। अभी मैं इसको छोड़ के रखा हूँ क्योंकि अभी समझाना है, तो यहाँ से आपका शर्ट ले लीजिए और ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता तो मिटाता हूँ। ध्यान से पढ़ें, कोई दिक्कत हो विकास कोचिंग के राजेंद्र सर आपके साथ खड़े हैं। चलिए विचार करते बेटा आगे की बात। ये बेटा इसमें जो N1 आया था, N1 क्या है? तो ध्यान रखिए, मैं बताने जा रहा हूँ। पहला N1 यहाँ से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। N1 ध्यान रखिएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, देखिए कितना सिंपल, मैं छोटा करके बिल्कुल हम N1 बता रहे हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक। और दूसरा N2 क्या है? तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, बस केवल एक शब्द में जोड़ करके हटाना चाहता हूँ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है। फर्क दोनों में देखिए आप, ठीक है बेटा। जहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ सकता है? तो दूसरे से पहले में आ सकता है, फिर या फिर तीसरे से जो है पहले में आ सकता है, चौथे से पहले में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ आता है, तो अब देखिए इसके लिए पहले के लिए लेते हैं, तो देखो N1 बराबर 1 ही होगा, ठीक। अगर यहाँ आता तो N1 बराबर 2 हो जाता। ध्यान दो, दूसरे के लिए बात मेरी समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, सिंपल सी बात, एकदम ध्यान से समझिए। राजेंद्र सर का फिजिक्स ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल आप जो है ना समझ में आ जाएगा, खुद ही टीचर बन जाओगे। ध्यान दो, जहाँ इलेक्ट्रॉन आता है तो कहाँ आता है? तो 1 में भी आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में, 4 में, 5 में, कहीं भी आ सकता है। तो अगर यह इलेक्ट्रॉन पहले में आता है तो ठीक है, N1 बराबर 1 हो जाएगा। अगर दूसरे में आता है तो N1 बराबर 2 हो जाएगा। सपोज करो कि छठवें में आया तो N1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में? आगे समझ में? क्लियर? चलो अच्छा, जहाँ से आता है तब कहाँ से आता है? तो अब मान लो कि यह 8वें से पहले में आ गया, 8वें से कहाँ आ गया? पहले में। अब जरा बताओ N1 बराबर क्या होगा? 1 होगा, और N2 बराबर क्या होगा बताओ? 8 होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें, कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो अगर हम इस चौथे के लिए बात करें, चलो चौथे के लिए, तो ध्यान देना। अब N1 बराबर क्या होगा? अब जहाँ आता है तो 4 आता है, ठीक है। तो N2 कहाँ से शुरू होगा? तो जहाँ से आता है। तो देखो ये बच्चा तुम्हारा 4 हो गया ना, अब कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो ये 5वें से आ सकता है, बोलो, ये 6वें से आ सकता है, 7वें से आ सकता है, 8वें से भी आ सकता है। इसका मतलब कि जो N2 शुरू होगा वो 5 से शुरू होगा, यानी 5वें से आ सकता है, 6वें से आ सकता है, 7वें से, अनंत से, कहीं से भी आ सकता है। तो अब देखो 4 में, चौथे कोष में आने वाली जो प्रक्रिया होगी इलेक्ट्रॉनों की, 5वें से आ सकता है, 6वें से आ सकता है, 7वें से आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? N2 कह रहे हैं। और ये चीज़ जो है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो बेटा आज हम लोगों ने सीखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं तो जैसे ही किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न कक्षा को छोड़ के उच्च कक्षा में चला जाता है और वहां पर 10⁻⁻8 सेकेंड तक क्या होता है बेटा, ठहरता है। ठहर करके पुनः अपनी कक्षा में आ जाता है। जब आता है तो जो ऊर्जा लेकर के गया होता है वही ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है बेटा तो अब उसको जब हम इस स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से, यंत्र की सहायता से देखते हैं तो ऊर्जा जो है कई लाइनों में दिखाई देती है। उन लाइनों को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। और इन श्रेणियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, बोलो, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो किसके लिए पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन के लिए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर मैंने बताया कि वो लाइन कितने कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ध्यान देना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से पहले कक्षा में आएगा उसे लाइमन कहेंगे, दूसरे में आता है तो बामर कहेंगे, तीसरे में आएगा तो पाचन कहेंगे, चौथे में आएगा तो ब्रैकेट कहेंगे, पाँचवें में आएगा तो फुंड कहेंगे, छठवें में आएगा तो हम श्रेणी कहेंगे। तो ये मैंने बता दिया कि क्यों है और कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। फिर मैंने बताया कि जब जो है अगर कोषों की बात करें बेटा, इस कोष की, इस कोष की, इस कोष की, तो अलग अलग इनका ऊर्जा स्तर होता है। ऊर्जा स्तर होता है तो इनका तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इन तरंग दैर्ध्यों को ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको सूत्र दिया था कि 1/λ इक्वल टू क्या बेटा, आर जेड का स्क्वायर, कोष्टक में था हाँ n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर था। ठीक है, ये हमने बताया आपको। अब हमने बता दिया कि R क्या है, Z क्या है। तो R है आपका रेडबर्ग नियतांक और Z क्या है बेटा, तो आपका परमाणु क्रमांक है। N1 पूछे क्या है तो मैंने यहीं पर दिखा दिया है जहां इलेक्ट्रॉन आता है। और N2 क्या है तो ध्यान रखेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन आता है ये हमको ऐसे पता चल जाता है। और सारा जो है मान हमने आपको निकालना समझा दिया। रेखाओं की संख्या के लिए हमने तरंग दैर्ध्य लैम्डा का प्रयोग किया है। इस लैम्डा को जानने के लिए सूत्र दे दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहीं तक हमको सीखना था। ये सूत्र आप जो है बिल्कुल याद रखेंगे। इसी सूत्र के सहायता से ही जो है हम किसी भी प्रकाश किसी भी ऊर्जा स्तर का जो रेखा लाइन होती है वो ज्ञात कर सकते हैं, जो प्रति मीटर के रूप में आपको हमने यहाँ बताया था। तो ये पूरा प्रक्रिया हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं ताकि और भी बच्चे पढ़ें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें हमेशा।